विगत 2 क्लास से इस 10वीं में जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं। तो जैव प्रक्रम में हमने 2 तरह के जैविक जगत को देखा है, एक पादप का समुदाय और एक जंतु का समुदाय। तो पादप वर्ग जो है वह स्वपोषी, हमने पीछे भी बताया था कि पादप वर्ग जो है, पादप वर्ग वह क्या करते हैं, स्वपोषी पोषण, और जंतु वर्ग क्या करते हैं, परपोषी पोषण। अब स्वपोषी या परपोषी पोषण का मुख्य अर्थ क्या है कि भोजन लेने का ऐसा प्रक्रम जिसमें सजीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे आश्रित नहीं होते हैं, ऐसे भोजन का पद्धति स्वपोषी पोषण कहलाता है। और स्वपोषी पोषण करने वाले जीव को हम लोग प्रोड्यूसर या उत्पादक भी कहते हैं। तो इसमें हमने जिक्र किया है कि जितने भी हरे पेड़ पौधे के समूह हैं, अर्थात जिसमें हरित वर्णक पाए जाते हैं, वह क्या करते हैं, मुख्य रूप से स्वपोषी पोषण करते हैं, अर्थात वह अपना भोजन खुद बनाते हैं। और उस भोजन में वह, हमने पीछे जिक्र किया है कि 5 चीज, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मिट्टी से जल और खनिज लवण, अपने अंदर के हरित लवण का उपयोग करके अपना भोजन खुद बनाती है। इस क्रिया को, जिस क्रिया के दरमियान हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाती है, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। और इस प्रकाश संश्लेषण में ये हरे पेड़ पौधे मुख्य रूप से ग्लूकोज बनाती है, जिसका हमने पिछले क्लास में समीकरण भी लिखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में संयोग करके ग्लूकोज और जलवाष्प के रूप में ऑक्सीजन मुक्त करती है। लेकिन हमने देखा है, आपने भी देखा होगा या सुना होगा कि कुछ पेड़ पौधे भी ऐसे हैं, कुछ पेड़ पौधे भी ऐसे हैं जो क्या करते हैं, विषमपोषी पोषण करते हैं, अर्थात परपोषी पोषण करते हैं। उसमें हम किसी क्लास में बोलते थे संजू, कलश पौधा, पिक्चर प्लांट। अब ऐसे कुछ पौधे हैं जो कीड़े मकोड़े वो अपने अंदर सुगंधित तैलीय चिपचिपा पदार्थ विकसित करके उस कीट मकोड़े को आकर्षित कर लेते हैं और अपने पत्तियों के अंदर उसको ढक के रख लेते हैं, और तब तक उस पत्ती के ढक्कन को खोलते नहीं है जब तक कि पूर्ण रूप से उस कीड़े मकोड़े या जीव का उत्पादन नहीं कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपने अगल बगल में अमरवेल, जिसको हम लोग गमई भाषा में अमरलत्ती कहते हैं, अमरलत्ती का पौधा देखते हैं कि वह अपना भोजन खुद नहीं बनाती है, वह पूर्ण रूप से पैरासाइटिक परजीवी पौधा है। दूसरे पौधा पे रह के वह क्या करती है, अपना भोजन तैयार करती है। उसके बाद में हम लोग अलगा और लीचन का संबंध पढ़े हैं। एक पौधा मिट्टी से जल और खनिज लवण लाती है और एक पौधा अपने अंदर हरित लवण के सहयोग से भोजन बनाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि अपवाद स्वरूप कुछ पौधे कीटभक्षी भी हैं, कुछ पौधे परजीवी भी हैं, और कुछ आपस में कॉम्बिनेशन करके सहयोग करके सहजीवी जीव
जीवन जीते हैं। और अधिकांश पेड़ पौधे का संसार जो है वह मुख्य रूप से हमारा क्या है, स्वपोषी है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दरमियान अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब हम भोजन के दूसरे पद्धति अर्थात विषम पोषी या परपोषी पोषण के संदर्भ में आज मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं। अब ये विषम पोषी या परपोषी पोषण क्या है? भोजन लेने का ऐसा तरीका, भोजन लेने का ऐसा तरीका जिसमें जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे या दूसरे जीव पे आश्रित रहते हैं। ऐसे भोजन लेने के तरीका को हम लोग क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण कहते हैं। अब हम लोग जब जीवों के संसार का अध्ययन करने के लिए अपने इस जैविक संसार में नया नया रिसर्च और अन्वेषण किया, तो हमने सजीव जगत को दो ग्रुप में बांटा, एक पादप का साम्राज्य और एक जंतु का साम्राज्य। जब हमने उसका बारीकी से अध्ययन किया तो उसके अंदर हमने दो तरह का साम्राज्य देखा, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक शब्द अंग्रेजी शब्द है, अर्थात केंद्रक और कोशिका विहीन। कुछ जीव जंतु ऐसे पाए गए जिसका हमारे संसार में अस्तित्व तो है, लेकिन उसमें उसके कोशिका और कोशिकांग का स्पष्ट विभाजन वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। और कुछ जीव ऐसे हैं जिसमें कोशिका और कोशिकांग दोनों है। अब ऐसे जीव जिसमें कोशिका और कोशिकांग दोनों है, वे भी दो तरह के जीव हैं। एक कोशिकीय यूनिसेलुलर और दूसरा बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर। यहाँ पर चर्चावश हम लोग अमीबा के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। अमीबा प्रोटोजोआ समुदाय का एक कोशिकीय प्राणी है जिसकी सारी जैविक क्रिया, अमीबा की सारी जैविक क्रिया उसके एक ही कोशिकांग कूटपाद, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पेसिडोपोडिया कहते हैं, उस कूटपाद के सहायता से होता है। अर्थात एक कोशिकीय जीव में एक विशेषता होती है कि जब उसका एक लाइफ प्रोसेस का एक काम हमने चर्चा किया है कि जैव प्रक्रम क्या है, प्रत्येक सजीव जीने के लिए जो प्रोसेस या पद्धति अपनाती है वह जैव प्रक्रम कहलाता है। और जैव प्रक्रम के लिए जो क्रिया करती है वह जैव क्रिया कहलाती है। तो प्रत्येक सजीव मुख्य रूप से पोषण, श्वसन, गति, वृद्धि, प्रजनन, उपापचय, उत्तेजनशीलता इत्यादि कई जो है जैविक क्रिया, जैव प्रक्रम को संपादित करने के लिए करती है। तो हम लोग जीवित रहने के लिए जो क्रिया करते हैं वह जैव प्रक्रम कहलाता है, और जैव प्रक्रम को पूरा करने के लिए जो क्रिया करते हैं वह जैव क्रिया कहलाती है। तो अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव जब अपनी जैव प्रक्रम प्रारंभ करती है तो वह एक बार में केवल एक ही क्रिया करती है, अर्थात जब वह भोजन लेने का काम करती है उस समय वह न तो गति करती है, न वृद्धि करती है, न एक्सक्रेटरी पार्ट का कोई काम करती है, मतलब दूसरा काम बंद। वह एक समय में, जैसे हम लोग हैं कि सांस भी ले रहे हैं, बोल भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, तो ऐसे एक कोशिकीय जीव में केवल एक समय में एक ही जैविक क्रिया होती है
शरीर जो है वह अनियमित आकार का होता है, वह फिक्स नहीं होता है, वह परिस्थिति के अनुरूप अपने शरीर के आकार को चेंज करती है और उसमें बडिंग होता है, बडिंग हाइड्रा में होता है, इसमें द्विखंडन होता है। एक समय आने के बाद अमीबा जब वयस्क हो जाती है तो वह दो समान भाग में आपस में विभाजित हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितना भी यूनिसेलुलर जीव है वह अपनी जैविक क्रिया में एक बार में एक क्रिया संपादित करती है, तब दूसरे क्रिया को प्रारंभ करती है। लेकिन हम यूनिसेलुलर जीव जो है, बहुकोशिकीय जीव जो है, उसमें हम सबसे पहले मानव जो है, अब मानव के थोड़ा हम लोग फूड टेकिंग एक्टिविटी को देखें तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले विभिन्न सामग्री को इकट्ठा करके भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के बाद उसको मुंह के अंदर लेते हैं। अब इस मुंह के अंदर तीन चीज मुख्य रूप से हमें भोजन को निगलने योग्य बनाने में मदद करती है। पहला होता है एक टाइलिन नाम का एंजाइम निकलता है जो हमारे मुंह के अंदर के खाद्य पदार्थ को मुलायम करती है। दांत जो है उसको काट करके छोटे छोटे महीन टुकड़ों में कन्वर्ट करती है और जीभ उसको उलट पुलट करके प्रत्येक भाग को दांत के अंदर लाने में और उसमें टाइलिन नाम के एंजाइम को घुलाने में मदद करती है। तो हम लोग भोजन में मुख्य रूप से 5 स्टेप का अनुपालन करते हैं। पहला होता है अंग्रेजी शब्द इंगेस्टन यानी अंतर्ग्रहण। हम लोग कोई भी खाद्य पदार्थ को सबसे पहले अपने मुंह के अंदर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण, इंगेस्टन। अब यह भोजन हमारे ये ग्रसनी, यहाँ फूड पाइप आहार नाल जो है उसके ऊपर में एक टोटी होता है, उसको ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी के माध्यम से आहार नाल के द्वारा हमारे पेट में जाती है। अब पेट के अंदर छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, अर्थात इसके अंदर भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत के अंदर भोजन का पार्शियली शब्द का अर्थ हो गया आंशिक रूप से। भोजन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत के दरमियान। उसके बाद भोजन का भाग बड़ी आंत के अंदर जाती है, जहां भोजन का पूर्ण रूप से कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो यहां पहला हो गया अंतर्ग्रहण, दूसरा हो गया पाचन, तीसरा हो गया अवशोषण, तीसरा हो गया स्वांगीकरण। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, अंतिम में होता है निष्कर्षण। अर्थात कोई भी, अब इसको हम लोग कहते हैं इंगेस्टन, इसको कहते हैं डाइजेस्टन, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, इसको कहते हैं एसिमलेशन, अब इसको कहते हैं एक्सक्रेशन। अर्थात
लेने के बाद उसका पेट के अंदर पाचन होता है। पाचन के बाद जितना पौष्टिक तत्व होता है उसका अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद में शरीर के विभिन्न भाग में ऊर्जा प्रदान करने के लिए इस भोजन को शरीर के विभिन्न भाग में भेजा जाता है और जो वेस्ट पदार्थ बच जाता है वह हमारे मलमूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर निकलता है। तो हम लोगों के मनुष्य में भोजन का 5 प्रोसेस है। अब एक चीज हम लोग इस बीच में जान ले, एसिडिटी, अम्लीयता। अब यहां सवाल है कि अम्लीयता है क्या? तो व्यवहारिक रूप में हम लोग देखते हैं अपने गांव घर में जनरेटर, तो प्रायः हम लोग देखते हैं कि जनरेटर जहां चलता है तो उस जनरेटर के मशीन के साथ रेडी वाटर लगा होता है या अलग से किसी ड्रम में पानी की व्यवस्था होती है जो उस जनरेटर वाले मशीन में एक तरफ से मशीन के अंदर पानी जाती है और दूसरे मार्ग से बाहर आती है। हमने कभी इस पर में सोचा है कि कोई भी जो मशीन होता है उसके अंदर ये रेडी वाटर या ड्रम पानी का क्यों रखा जाता है? एक्चुअली ये रेडी वाटर और ड्रम उस मशीन को गर्म होने से बचाती है। उसी तरह से हम मानव का जो शरीर है, हम मानव का शरीर भी विभिन्न कल पुर्जों से बना हुआ है। अभी हमने डाइजेस्टिव ट्रैक का जिक्र किया तो उसमें हमारा दांत का काम है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। जी का काम है उसको लाल चाल करके उलट पुलट करना और हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि से जी में एक लाल होता है फिटाइलिन, जिसका काम है भोजन को मुलायम बनाना। तो हम जो कुछ भोजन लेते हैं वह जब हमारे पेट के अंदर जाती है तो हमारी जो पाचन तंत्र है जिसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्न्याशय, पक्वाशय है, यह सब क्या करती है? उसको पचाती है। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर किसी वक्त हमारे पेट में पचने योग्य भोजन नहीं हो तो ये अग्न्याशय, ये पक्वाशय, ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत क्या करती है? ऐसे चलती रहती है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि खल्ला बंदूक भटाक भटाक, तो हमारे पेट के अंदर कोई खाद्य सामग्री है नहीं और हमारा अग्न्याशय, पक्वाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत निरंतर क्रिया करते रहती है। इस दरमियान पेट के अंदर उचित मात्रा में खाद्य पदार्थ नहीं होने के कारण क्या होता है? हमारे पेट के अंदर वह अग्न्याशय, पक्वाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत गर्म हो जाती है। फलतः हमारे पेट के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। काहे कि हम लोग और डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है छोटी आंत, उसमें उंगली के प्रबल, ये उंगली देख रहे हैं ना, इसमें जैसे गड्ढा ऊंचा, तो उंगली के प्रवर्ग जैसी छोटी छोटी संरचना होती है
जिसको हम लोग बिल्ली कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिल्ली। और उस बिल्ली से कंटिन्यू बिल ज्वाइस, अब चूंकि वह जो उंगली के जैसे प्रवर्ध वाली संरचना होती है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो प्रवर्ध से क्या होता है, बिल ज्वाइस, बिल्ली से जो रस निकलती है, ये सब कहां से कंट्रोल होता है, हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड से, अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, उत्सर्जन करती है, त्याग करती है। तो उसी में हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, उस बिल ज्वाइस से, बिल्ली से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते रहती है। जब तक पेट के अंदर खाद्य पदार्थ है, वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो उस खाद्य पदार्थ में घुल मिल के उसको पचाती है, लेकिन जब पेट के अंदर खाद्य पदार्थ नहीं रहता है, तो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे बिल ज्वाइस से निकल करके ऐसे पेट के अंदर जमा होते जाती है, जिससे हम लोग अपने पेट के अंदर अत्यधिक अम्ल के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जमा हो जाने के कारण अम्लीयता का अनुभव करते हैं, जिससे हमारे मुंह के द्वारा खट्टे ढकार का अनुभव होता है, पेट में ऐंठन और दर्द महसूस होती है, और हम उसका अगर कंटिन्यू निदान नहीं करें तो हमारे आंत के अंदर वह अम्ल छाला पैदा कर देती है, जिसको हम लोग पेप्टिक अल्सर, मतलब आंत का कैंसर का एक प्राइमरी स्टेज होता है, जिसको हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और उस पेप्टिक अल्सर का भी अगर हम सही ढंग से इलाज नहीं करते हैं, अगर उस पेप्टिक अल्सर का सही ढंग से इलाज नहीं करते हैं, तो वही कुछ समय के बाद हमारे आंत का कैंसर, लीवर कैंसर जिसको कहा जाता है, वही लीवर कैंसर होती है। तो हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि अम्लीयता होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, कि असमय भोजन लेना। समय पर अगर हम लोग भोजन नहीं लेते हैं, तो उससे हमारे वो बिल ज्वाइस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होती है, वह अम्ल पेट के अंदर जमा होते होते अम्लीयता बढ़ाती है, जो कुछ समय के बाद आंत के अल्सर के रूप में होती है, और बाद में यही आंत के कैंसर के रूप में होती है। तो यहाँ मनुष्य के भोजन लेने में सबसे पहला भाग है मुख, दूसरा है अमाशय, तीसरा है पक्वाशय, चौथा है छोटी आंत, पांचवा है बड़ी आंत। अब एक चीज आता है दंत क्षरण। अब दंत क्षरण का अर्थ हुआ दांत का गिर जाना। दांत के ऊपर में एक यहाँ उजला हम लोग परत देखते हैं, इसको इनामेल कहते हैं। दांत के ऊपर में जो ये उजला कलर है, इसको हम लोग इनामेल कहते हैं। अब जब इस इनामेल के ऊपर में चीनी शर्करा, चीनी शर्करा अर्थात मधु के तरह का चिपचिपा पदार्थ का परत जब जमा हो जाता है, तो हमारे मुंह के अंदर जो जीवाणु है, उस शर्करा या चीनी के साथ, उस मीठे अंश के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं, और इस अम्ल के प्रभाव से
हमारे दांत का जो ये कठोर परत है इनामेल, यह मुलायम हो जाता है। यह इनामेल क्या हो जाता है? मुलायम हो जाता है। इस कारण से हमारे दांत का स्टेबिलिटी जो है, अस्थायित्व, उस पे प्रभाव पड़ता है और यह दांत विखंडीकृत हो जाता है। विभिन्न जीवाणु खाद्य पदार्थ के साथ मिलके हमारे दांत के मसूड़ों के जड़ में एक कठोर आवरण बना लेती है और धीरे धीरे यह हमारे मसूड़ों को उदासीन, निष्क्रिय कर देती है। फलस्वरूप हमारे मसूड़ों और दांत के बीच में पकड़ क्या हो जाती है? ढीली हो जाती है। फलतः कुछ समय के बाद हम लोग दंत क्षरण का शिकार होते हैं। तो हमको दो चीज पर में ध्यान रखना है कि अम्लीयता से बचना है, अर्थात ससमय भोजन लेना है। ससमय अगर हम भोजन नहीं लेंगे तो हमारे छोटी आंत में बीज ज्वाइस से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिसाव होती है, उस अम्ल के अत्यधिक रिसाव के कारण हमारे पेट के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, जिससे हम लोगों के आंत के अंदर छाला होगा, जिसको हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब वही पेप्टिक अल्सर बाद में कैंसर का रूप लेती है। तो इससे बचने के लिए, अम्लीयता से बचने के लिए हमको ससमय भोजन लेना है, भूखे पेट नहीं रहना है। दूसरी बात, दंत क्षरण से बचने के लिए क्या करना है? हमें चीनी और शर्करा अर्थात चिपचिपा मीठा पदार्थ को बहुत कम खाना है। जब उसको खाना है तो उसके खाने के तुरंत बाद दांत को अच्छी तरह से साफ करना है। ऐसा अगर हम नहीं करते हैं तो विभिन्न जो जीवाणु है वह उस शर्करा या चीनी से अभिक्रिया करके अम्ल बनाती है, जो अम्ल हमारे दांत का जो ये उजला परत इनामेल है, इसको विखंडीकृत, मुलायम बना देती है। फलतः वह परत हमारे दांत और मसूड़ों के ऊपर में बना करके मसूड़ा और दांत के बीच पकड़ को ढीली कर देती है और हम लोग दंत क्षरण के शिकार होते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि आप लोग ये दंत क्षरण और अम्लीयता, इस पर में अच्छे से ध्यान देंगे और आगे क्लास में हम कुछ प्रायोगिक सत्यापन करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए ये जो 5 चीज का हम जिक्र किया है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, खनिज लवण और हरित लवण, इसकी आवश्यकता है या नहीं, इस पर हम बारी से प्रायोगिक अध्ययन करेंगे। उसके बाद में कुछ मानक प्रश्न है, उसका जवाब हम अगले क्लास में हल करेंगे। धन्यवाद।